हेलो एंड वेलकम एवरीवन ऑन दिस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म ऑफ लेगेसी आईएएस एकेडमी। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रोहिंग्या इशू के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जरा सोचिए, एक छोटा सा देश बांग्लादेश जिसकी पॉपुलेशन ऑलरेडी 17 करोड़ के आसपास है और उसके कंधों पर एक और 11 लाख लोगों का बोझ, वो भी जो उनके नहीं है, पर एक और देश के जुल्म के शिकार के लोग हैं। जी हां, वो है रोहिंग्यास। अब 2017 से लेकर 2025 तक दुनिया के सबसे बड़े रेफ्यूजी कैंप, जिसको कॉक्स बाजार जाना जाता है बांग्लादेश में, ये लोग तब से वहीं पर रह रहे हैं, बिना किसी सिटीजनशिप के, बिना जमीन के और बिना आस के। जी हां, एक प्लेट खाना भी उनके लिए लग्जरी बन गया है। जी हां, यूनिसेफ के स्कूल्स वहां पे बंद हो गए हैं और एक वक्त का खाना भी मिलता है तो खुदा को शुक्र करते हैं। और अब बांग्लादेश कह रहा है कि बस अब और नहीं। देश के इंटरिम चीफ एडवाइजर यानी कि मोहम्मद यूनुस, इनका कहना है, और इन्होंने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में यह कहा कि पूरी दुनिया के सामने, और उन्होंने ये बिल्कुल सीधा सवाल रखा कि हम कब तक किसी और के पाप का दाम भरते रहेंगे। फंडिंग बंद हो गई है, फूड राशन हाफ हो गया है और सिक्योरिटी क्राइसिस बढ़ रहा है। अब बांग्लादेश ये चाहता है कि रोहिंग्या वापस भेजे जाएं म्यांमार के रखाइन स्टेट्स में। जी हां, कि अब ये चाहते हैं कि इन रोहिंग्यास को रखाइन स्टेट में वापस भेजा जाना चाहिए। लेकिन सवाल यह है, वापस कहां? उस जगह जहां उनका घर जल गया, जहां उनकी कौम मिटा दी गई है। यह सिर्फ रेफ्यूजी क्राइसिस नहीं है, यह एक मॉरल डायलेमा है जहां इंसानियत और पॉलिटिक्स आमने सामने खड़ी है। तो आज के इस वीडियो में हम यह डिकोड करेंगे कि बांग्लादेश क्यों आप कह सकते हैं क्यों उन्हें वापस भेजने के लिए या रिपैट्रिएशन पर जोर दे रहा है। म्यांमार में क्या हो रहा है, इस पर हम चर्चा करेंगे। और क्या यह सेफ रिटर्न सच में पॉसिबल है या सिर्फ एक ट्रेजेडी लिखी जा रही है। सो स्टे टिल द एंड, क्योंकि इस स्टोरी का एंडिंग आपको शुक कर देगा। जी हां, तो आइए समझते हैं बैकग्राउंड से। बांग्लादेश में अब तक 1.1 मिलियन, अराउंड 11 लाख आप मान लें, रोहिंग्या रिफ्यूजीज रह रहे हैं। मोस्टली कहां पर? कॉक्स बाजार के एरिया में, कॉक्स बाजार के कैंप में, है ना, जो दुनिया का सबसे बड़ा रेफ्यूजी कैंप है। और ये लोग 2017 से म्यांमार के रखाइन स्टेट से भागकर आए थे, जब म्यांमार आर्मी ने रोहिंग्या मुस्लिम्स पर वायलेंट क्रैकडाउन किया था। जी हां, तो अब इस पर बांग्लादेश के इंटरिम गवर्नमेंट चीफ मोहम्मद यूनुस का क्या कहना है, तो आइए समझते हैं। तो अब मोहम्मद यूनुस ने क्या कहा? तो अभी रिसेंटली 30 सितंबर 2025 को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली मिली, उनकी मीटिंग हुई और वहां पर मोहम्मद यूनुस ने, है ना, जो कि चीफ एडवाइजर हैं, जो इंटरिम एडवाइजर हैं गवर्नमेंट के, है ना, तो उन्होंने, मोहम्मद यूनुस ने उस हाई लेवल कॉन्फ्रेंस एक बुलाई, रोहिंग्या के लिए हाई लेवल कॉन्फ्रेंस बुलाई, जिसमें उन्होंने कहा कि रोहिंग्या क्राइसिस का सॉल्यूशन सिर्फ म्यांमार है और रिपैट्रिएशन मतलब वापस भेजना ही एक सस्टेनेबल रास्ता है। अब सवाल यह उठ रहा है कि बांग्लादेश रिपैट्रिएशन क्यों चाहता है, यह सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है। तो आइए समझते हैं कि क्यों चाहता है बांग्लादेश रिपैट्रिएशन करना, है ना। अब ऐसा क्यों कहा वहां के क्या कहते हैं, जो गवर्नमेंट हेड है मोहम्मद यूनुस, उन्होंने ऐसा क्यों कहा। सो व्हाई बांग्लादेश वांट्स रिपैट्रिएशन, क्लियर। तो अब मोहम्मद यूनुस ने क्या कहा? बांग्लादेश विक्टिम है इस क्राइसिस का। रेफ्यूजीज के रहने से बांग्लादेश को फाइनेंशियल, सोशल और एनवायरमेंटल नुकसान हो रहा है। इंटरनेशनल फंडिंग और ह्यूमैनिटेरियन एड अब बहुत कम हो गई है, जिसकी वजह से बांग्लादेश अपनी लिमिट पर पहुंच गया है। इसी के साथ ही साथ फंडिंग क्राइसिस भी काफी ज्यादा हो रही है। अब फंडिंग क्राइसिस कैसे, तो आइए समझते हैं कि ये फंडिंग क्राइसिस क्यों हो रही है। तो अब इस चीज को समझिए, 2025 के ज्वाइंट रिस्पॉन्स प्लान
जो रोहिंग्या के लिए बनाया गया था उसमें सिर्फ 37% जो है फंडिंग मिला है। अभी भी $592 मिलियन का शॉर्टफॉल है और यूएस एड, जिसको हम बोलते हैं यूनाइटेड नेशन और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो एजेंसी है फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, यूएस एड के फंड्स ट्रंप ने कट कर दिए, है ना, और ईयू एड भी इस समय कम हो गई है। तो इसीलिए इस टाइम पर बांग्लादेश की हालत फाइनेंशियली काफी ज्यादा खराब है। तो अब इसके बाद आइए समझते हैं कि रेफ्यूजी कैंप्स की, जो बांग्लादेश में रेफ्यूजी कैंप है उसकी हालत कैसी है। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि रेफ्यूजी कैंप्स में क्या चल रहा है। सो हाउ बैड इज लाइफ इन दी रेफ्यूजी कैंप्स। सो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के जो प्रेसिडेंट है, जिनका नाम है एनालेना बेयरबॉक, जी हां, एनालेना बेयरबॉक, शी इज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। अब इन्होंने इस पर क्या कहा, इन्होंने कहा कि रेफ्यूजीज को अब सिर्फ 1 मील पर डे मिलता है, पानी और हेल्थ केयर की एक्सेस बहुत कम है, और मोहम्मद यूनुस ने भी साथ में बताया कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के फंड्स कम होने की वजह से राशन $12.50 से गिरकर $6 पर पर्सन पर मंथ हो गया है। ये कमी आ गई है। अब इसी के साथ ही साथ इन्होंने यह भी बताया कि यूनिसेफ के जो लर्निंग सेंटर्स हैं उनकी फंड को कट करने के कारण लाखों रोहिंग्या चिल्ड्रन जो हैं वो स्कूल से बाहर हो चुके हैं। तो ये असर पड़ रहा है रोहिंग्या चिल्ड्रन के बच्चों पर, है ना, जिसकी वजह से उन्हें स्कूल से बाहर कर दिया गया है क्योंकि फंडिंग कम हो गई है। अब इसी के साथ ही साथ बहुत सारे सिक्योरिटी इश्यूज भी देखने को मिलते हैं। सिक्योरिटी इश्यूज क्या है? कैंप में एबडक्शन, जेंडर वायलेंस, है ना, जेंडर बेस्ड वायलेंस और हरासमेंट काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। रेफ्यूजीज को काम करने के अधिकार, दैट मींस राइट टू वर्क, नहीं है। मूवमेंट रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। गैंग वायलेंस और आर्म्ड ग्रुप्स भी बढ़ रहे हैं, जिससे बांग्लादेश ने सिक्योरिटी कंसर्न्स काफी ज्यादा दिखाए। जी हां, तो अब बांग्लादेश ने पास्ट में कैसे एक्शंस लिए, बांग्लादेश के पास्ट एक्शंस क्या थे, आइए उसके बारे में समझते हैं। बांग्लादेश ने पहले भी कई बार रोहिंग्या रिपैट्रिएशन किया है, अक्सर फोर्सफुली किया है ना, जैसे कि 1978 टू 79। अब 1978 टू 79 में क्या हुआ था, अराउंड 2 लाख रोहिंग्याज, जी हां, अराउंड 2 लाख रोहिंग्याज आए थे। 1979 में म्यांमार के साथ एक बायलैटरल अग्रीमेंट भी हुआ था। जी हां, 1979 में म्यांमार के साथ एक बायलैटरल अग्रीमेंट हुआ और ज्यादा लोग वापस भेज दिए गए थे, पर यूएनएचसीआर ने यह बोला कि यह वॉलेंट्री नहीं था। रिपोर्ट्स में आया कि बांग्लादेश सिक्योरिटी फोर्सेस ने वायलेंस और फूड कट्स करके लोगों को मजबूर किया वापस जाने पर, और 10,000 से ज्यादा रेफ्यूजीज मर गए थे मैल न्यूट्रिशन और डिजीज की वजह से। इसी के बाद एक और इंसिडेंट हुआ 1990s में, यानी कि अराउंड 1991 टू 1992। फिर से 2.5 लाख रोहिंग्याज आए, जी हां, और अगस्त 1992 में म्यांमार के साथ सेफ और वॉलेंट्री रिटर्न प्लान बनाया गया था। यूएनएचसीआर ने पुल आउट कर लिया क्योंकि रेफ्यूजीज को फोर्स किया जा रहा था वापस जाने के लिए। ये समझिएगा, सिर्फ 20,000 रोहिंग्या कैंप्स में बचे थे। यह सिचुएशन थी 1991 से 1992 के बीच में। अब म्यांमार में क्या चल रहा है, तो अब आइए समझते हैं म्यांमार की सिचुएशन क्या है। म्यांमार इज इन दी सिविल कॉन्फ्लिक्ट और यू कैन से सिविल वॉर। सो म्यांमार के कॉन्फ्लिक्ट का असर क्या पड़ा, 2021 के मिलिट्री कूप के बाद म्यांमार में सिविल वॉर चल रहा है। किसके बीच में चल रहा है, मिलिट्री हुंता वर्सेस अराकन आर्मी, और भी बहुत सारे फोर्सेस हैं। तो यहां पर हम अराकन आर्मी की बात करेंगे बिकॉज ये रोहिंग्या का इशू है। रोहिंग्या लोग बीच में अब फंस गए, उनके साथ किलिंग्स, टॉर्चर, फोर्स लेबर और डिटेंशन हो रहा है। स्कूल, हॉस्पिटल और मॉस्क तक पर अटैक हुए हैं। एड रिस्ट्रिक्शन से
फेमीन और मैल न्यूट्रिशन फेल हो गया, है ना। और म्यांमार में ही समझिए, म्यांमार में ही अराउंड 3.5 मिलियन रोहिंग्या इंटरनली डिस्प्लेस है और रोहिंग्या अब भुखमरी के कगार पर पहुंच चुके हैं। तो अब इन सभी चीजों का सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, प्रपोज्ड सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, तो आइए समझते हैं प्रपोज्ड सॉल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जो इस साल काफी ज्यादा न्यूज में था, जिसको कहा जाता है ह्यूमैनिटेरियन एड कॉरिडोर। जी हां, तो प्रपोज सॉल्यूशन की अगर हम बात करें, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो ग्यूटेरेस, इन्होंने इस साल मार्च, दैट मींस इन मार्च 2025 ही विजिटेड कॉक्स बाजार और इन्होंने ह्यूमैनिटेरियन एड कॉरिडोर की बात कही थी। जी हां, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो ग्यूटेरेस ने मार्च 2025 में कॉक्स बाजार में विजिट के दौरान यह प्रपोज किया था कि बांग्लादेश के थ्रू एक एड कॉरिडोर बनाया जाएगा म्यांमार तक। जी हां, एड कॉरिडोर कहां से, बांग्लादेश से म्यांमार तक। अब ये कॉक्स बाजार है तो ये कॉरिडोर पूरा ऐसे जाएगा, है ना। अब इसको समझिए, उन्होंने ये भी कहा कि रिटर्न तभी सक्सेसफुल होगा जब म्यांमार में फाइटिंग बंद हो और ह्यूमैनिटेरियन एड को बढ़ाया जाए। और उसी के साथ ही साथ उन्होंने एक और प्रपोजल दिया, सेफ जोन प्रपोजल। अब ये सेफ जोन प्रपोजल क्या है ना, बांग्लादेश चाहता है कि यूएन डेजिग्नेटेड सेफ जोन रखाइन स्टेट में बनाया जाए। जी हां, बांग्लादेश क्या चाहता है कि एक सेफ जोन बनाया जाए, कहां पर, इस स्टेट में, इसको कहा जाता है रखाइन स्टेट, है ना, रखाइन स्टेट। तो यहां पर एक सेफ जोन बनाया जाए, लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि पहले भी यूएन सेफ जोन ने वल्नरेबल लोगों को प्रोटेक्ट नहीं किया। यूएन ने पहले भी सेफ जोन में वल्नरेबल लोगों को प्रोटेक्ट नहीं किया और इसीलिए रौफिक हुसैन, है ना, अब रौफिक हुसैन ने क्या कहा, आइए समझते हैं। तो अब इस चीज को समझिएगा, रौफिक हुसैन जो कि फाउंडर है अराकन यूथ पीस नेटवर्क के, इन्होंने कहा रिपैट्रिएशन तभी पॉसिबल है जब जेन्युइन इंटरनेशनल प्रोटेक्शन मिलेगा, अदरवाइज सेफ जोन पॉसिबल नहीं है। और आप कह सकते हैं कि रिपैट्रिएशन तब तक पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब अगर हम इसका लीगल एस्पेक्ट देखें, लीगल एस्पेक्ट क्या है रिपैट्रिएशन के, इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से रिपैट्रिएशन तभी हो सकता है जब वो वॉलेंट्री, सेफ और डिग्निफाइड होगा। रेफ्यूजीज को राइट टू नॉन रिफ्यूलमेंट होता है, मतलब कि उन्हें फोर्स करके वापस नहीं भेजा जा सकता जहां उनकी जान को खतरा हो, तो बांग्लादेश उन्हें फोर्स नहीं कर सकता है जाने के लिए। क्लियर। इसी के साथ ही साथ अगर हम राइट एक्टिविस्ट के डिमांड देखें, उन्होंने क्या कहा, रोहिंग्यास की पार्टिसिपेशन होनी चाहिए उनके फ्यूचर के डिसीजंस में, उन्हें पॉलिटिकल और लीगल राइट्स भी मिलने चाहिए म्यांमार और होस्ट कंट्रीज में। और यूएस ने बांग्लादेश से यह कहा कि रेफ्यूजीज को लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, पर मोहम्मद यूनुस ने मना कर दिया, कहा कि यह नहीं हो सकता क्योंकि बांग्लादेश खुद इकोनॉमिक और डेवलपमेंटल चैलेंज से जूझ रहा है, तो ऐसे में हम रोहिंग्यास को ऐसे राइट्स नहीं दे सकते। तो इस पूरे आर्टिकल, इस पूरे वीडियो का सबसे बड़ा मतलब यह है कि बांग्लादेश अब फाइनेंशियल और सोशल प्रेशर के नीचे में है, एड कम हो चुकी है, कैंप्स की हालत खराब है और म्यांमार में अभी भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। इसलिए मोहम्मद यूनुस के इंटरिम गवर्नमेंट ने एक्सपीडियस रिपैट्रिएशन यानी कि जल्द से जल्द वापस उन्हें भेजने की डिमांड उठाई है, पर सेफ और वॉलेंट्री रिटर्न के बिना इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ होगा। तो ये थी पूरी कहानी। तो आज जब हम वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बातें करते हैं, एड, डिप्लोमेसी, सैंक्शन, पीस टॉक्स, तो कहीं बीच में वो, आप कह सकते हैं कि कहीं बीच में वो असली इंसान खो जाता है जो एक टेंट के नीचे भूखा सो रहा है। रोहिंग्या क्राइसिस जो है एक स्टैटिस्टिक नहीं है, ये एक ऐसी कहानी है जहां हर फिगर के पीछे एक जिंदा चेहरा है ना। एक मां जो अपने बच्चे को पानी में डूबे हुए देखती है, एक बच्चा जिसका स्कूल एक राशन कार्ड से बदल दिया गया, है ना। और बांग्लादेश के लिए ये इकोनॉमिक बर्डन है, पर इंसानियत के हिसाब से अगर हम देखें तो ये एक मॉरल टेस्ट है। और दुनिया
की अगर हम बात करें, जो अब तक सिर्फ यूएन रेजोल्यूशंस और कॉन्फ्रेंसेस में बिजी हैं, शायद वो भूल गया है कि जब इंसानियत थक जाती है ना, तब हिस्ट्री लिखी जाती है, तब अपने सबसे बड़े ही गुनहगार होते हैं। सो द रोहिंग्याज केम फ्रॉम द एशेज ऑफ द जेनोसाइड। नाउ द क्वेश्चन इज, विल द वर्ल्ड सेंड देम बैक इनटू द फायर अगेन? अब ये सोचने वाली बात है, क्या ह्यूमैनिटी अभी भी जिंदा है? तो कमेंट में जरूर लिखिए कि आपके हिसाब से क्या बांग्लादेश सही कर रहा है, और अगर आपको लगता है कि दुनिया को इस रियलिटी को देखना चाहिए तो लाइक जरूर करिए, इस वीडियो को शेयर करिए और एक इंसानी आवाज बन जाओ जिसे दुनिया इग्नोर ना कर सके। धन्यवाद।